संगम युग। दक्षिण भारत का इतिहास। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार दक्षिण भारत में स्पष्ट कांस्य युग नहीं था और यह सीधे मेगालिथिक युग, जिसे दक्षिण भारत में लौह युग भी कहा जाता है, में चला गया, जिसे बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसकी अवधि क्या थी? 2500 लेकर 500 ईसा पूर्व तक थी। भारत में पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी थी? ये मेनहिर था, इसे मेनहिर कहते थे। ये डोलमेन, यह कब्रों में पाया जाता था। मृदभांड मतलब बर्तन। काले और लाल मृदभांडों का उपयोग किया जाता था। इनका समुदाय क्या था? ये चरवाहा समुदाय से संबंधित थे। इन्हें कृषि की जानकारी थी, लेकिन ये करते नहीं थे। दक्षिण भारत का इतिहास चेर, पांड और चोल वंश से शुरू होता है। संगम युग। संगम युग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक था। संगम का अर्थ होता है सभा या जन महासभाएं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा था? कृष्णा के दक्षिण तथा तुंगभद्रा के बीच में स्थित यह क्षेत्र था। संगम युग कृष्णा के दक्षिण में और तुंगभद्रा के बीच में स्थित यह क्षेत्र था। यह कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे और सभी का संरक्षण पांडवों द्वारा किया गया था। सभाएं तमिलनाडु में आयोजित की गई थी और इन्हें मुच्छगम के नाम से जाना जाता है। ये सभाएं कौन सी थी? संगम, स्थान और अध्यक्ष। पहला संगम मदुरई में किया गया था, जिसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे। और दूसरा संगम कपाटपुरम में किया गया था, जिसके अध्यक्ष तोल्काप्पियर थे। और तीसरी संगम का स्थान क्या था? कहाँ कराया गया था? मदुरई में। इसके अध्यक्ष नक्किरार थे। फिर से देखते हैं, पहले संगम का स्थान कहाँ? पहला संगम कहाँ कराया था? मदुरई में कहाँ कराया गया था। इसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। जबकि द्वितीय संगम कपाटपुरम में कराया गया था, जिसके अध्यक्ष तोल्काप्पियर थे। तीसरा संगम मदुरई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष नक्किरार थे। संगम साहित्य 2 रूपों में मिलता है। पहला कथात्मक मतलब कहानी के रूप में, दूसरा शिक्षात्मक मतलब काव्यात्मक के रूप में। कथात्मक मतलब कहानी। इन्हें सामूहिक रूप से मेलकनक्कु कहा जाता है। कुल 18 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं इसमें। और दूसरा था शिक्षात्मक या काव्यात्मक। इन्हें सामूहिक रूप से किल्पनक्कु कहा गया है। 18 मूल काव्य कृतियों, ये प्रेम, अकम और युद्ध पुरम के विषय पर आधारित होती हैं। कथात्मक कहानी, इन्हें सामूहिक रूप से मेलकनक्कु कहते हैं। इसमें 18 प्रमुख कृतियाँ थीं। दूसरा शिक्षात्मक या काव्यात्मक, इन्हें सामूहिक रूप से किल्पनक्कु कहा जाता है। 18 गौण काव्य कृतियाँ थी। ये प्रेम, अकम और युद्ध जिसे पुरम के विषय पर आधारित होती थी। तोल्काप्पियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तोल्काप्पियर द्वारा रचित सबसे पुराना तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम है। इसे तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया था। इस समय के दौरान लिखे गए महाकाव्य कौन कौन से थे? शिल्पाधिकारम, इसे इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया था, जो एक युवा व्यापारी कोवलन की कहानी बताता है, जिसकी शादी नक्की से होती है, परंतु वह वैश्या मेधावी से प्रेम करता है। मणिके कलाई, यह शीतले सतनार द्वारा लिखा गया है, जो कोवलन और माधवी की बेटी मणि मेखलाई की काव्यात्मक कहानी दिखाती है। भूगोल कौन सा था? संगमकालीन भूगोल। तिनय, यह तमिलनाडु के विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों या भौगोलिक विभाजनों को दर्शाता है। प्रत्येक तिनय एक प्रमुख होता था, जिसे मूवेंद्र कहा जाता था, जो बाद में चोल, चेर और पांड में विभाजित हो गए। तिनय का 5 भागों में विभाजन। पहला कुरिंची तिनय, दूसरा था पालाई तिनय, तीसरा मुल्ली तिनय, चौथा मरुतम तिनय और पांचवा था लास्ट नेदल तिनय। कुरिंजी तिनय, यह शिकार और संग्रहण में संलग्न थे। पालाई तिनय, यह पशु चोरी और लूटपाट करते थे। मुल्ली तिनय, यह पशुपालन करते थे। और मरुतम तिनय, यह कृषि में संलग्न थे
नेदल तिने या मछली पकड़ने और नमक संग्रहण का कार्य करते थे। चेर वंश, यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन करते थे। इनकी राजधानी वंजी या वाची या करूर थी। इसके बंदरगाह नगर मुजरिस या मुरिचिस मुरिचिस और टोंडी थे। मुख्य रूप से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इनके प्रतीक धनुष और बाण थे। इस वंश के सबसे महान शासक सेंगुटुवन, जिन्हें लाल चेहरा भी कहा जाता है, इन्होंने पटनी समुदाय की स्थापना की थी। ये कंगनी मतलब पवित्रता और सतीत्व की देवी थी। कंगनी पवित्रता और सतीत्व की देवी थी। पटनी समुदाय से संबंधित की पूजा करते थे। पुगलूर शिलालेख, पुगलूर शिलालेख यह करूर तमिलनाडु में स्थित है। इसमें इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद है चोल वंश। इन्हें चोल मंडलम या कोरोमंडलम कहा जाता था। इनकी राजधानी पुहार और उरैयूर थी। इनकी वैकल्पिक राजधानी उरैयूर थी। पुहार एक बंदरगाह नगर था और इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। चोल वंश का प्रतीक बाघ था। इनका प्रारंभिक शासन इलोरा से होता था और प्रारंभिक शासक इलारा था और महानतम शासक करिकाल था। करिकाल, इन्होंने वेनिक युद्ध में कावेरी नदी के किनारे लड़ी और चेरा पांडु की संयुक्त सेनाओं को हराया था। ये कपास के वस्त्र का व्यापार करते थे। कपास के वस्त्र को उरैयूर कहते थे। कपार के वस्त्र उरैयूर से इनका व्यापार करते थे। ये अपनी सक्षम नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य वंश, यह तमिलनाडु में शासन करते थे। इनकी राजधानी मदुरई थी। वैगई नदी के किनारे थी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। मेगास्थनीज की पुस्तक में इनका मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने का पहला उल्लेख मिलता है। इनका बंदरगाह नगर कोरिकोई था। यह रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। समाज, संगमकालीन समाज एक था शासक वर्ग, जिसे समाज को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे शासक वर्ग, व्यापारी, धनी वर्ग, निम्न वर्ग और साधारण हल चलाने वाले किसान। शासक वर्ग को अरसर कहते थे, व्यापारी को वैश्यर कहते थे और धनी वर्ग को बिल्लार कहते थे। निम्न वर्ग या भूमिहीन मजदूर या दास को जमींदार या कड़ेसियर कहते थे। हल चलाने वाले किसान को उछबूर कहते थे। नोट, मुविंदा वेलम और अरयार धनी जमींदारों के उपनाम थे। शासन का स्वरूप क्या था? संगमकालीन शासन के दौरान वंशानुगत राजतंत्र शासन का एक रूप था। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था? शिल्पाधिकारम था।